हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अबैटमेंट, जो ना केवल प्री बल्कि मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अबैटमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दुष्प्रेरणा। देखिए, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दुष्प्रेरणा होता है किसी को उकसाना कोई एक्ट करने के लिए, मतलब सीधे खुद एक्ट न करके, तुम डायरेक्ट एक्ट न करके किसी अन्य व्यक्ति को उकसाकर उससे कोई एक्ट कराओ या कोई अपराध कराओ, तो ये होता है दुष्प्रेरण, किसी को भड़काना या उकसाना। तो दुष्प्रेरण को हम देखते हैं आईपीसी के सेक्शन 107 में बताया गया है। उसमें बताए गए हैं एक्ट के किस किस प्रकार से किसी को दुष्प्रेरण किया जा सकता है किसी का। ठीक है, तो आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 उन कार्यों के बारे में बताती है जिनसे दुष्प्रेरण होता है। तो 107 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध निम्नलिखित 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले उकसाकर, ठीक है, बाय इंस्टिगेट मतलब किसी को उकसाने द्वारा, और बाय कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के द्वारा, या फिर एड के द्वारा साक्ष्य सहायता प्रदान करके। तो उकसाने द्वारा देखिए अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। ठीक है, मतलब कंप्लीट अपराध है अपने आप में। सिर्फ उकसा देना ही काफ़ी है, जरूरी नहीं है कि एक्ट किया ही जाए। मान लीजिए आपने किसी को कोई कार्य करने के लिए उकसाया कि ये देखो तुम्हारा शत्रु है और ये तुम्हारे बारे में इस तरह से बातें कर रहा था, आपने उसको खूब दूसरे की तरफ से भड़का दिया। ठीक, और अब वो अपराध करे या ना करे, ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपने अपना एक्ट कर दिया, ठीक है, उकसा दिया, तो आप दुष्प्रेरण के लिए लायबल हो गए। ठीक, जरूरी नहीं है कि वो बंदा जाकर आपने जो उससे कहा है कि उसे मार दो, वो उसे मारे ही। ठीक, तो ये होता है उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। और नंबर 2 है षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण। ये होता है कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी होता है कि किसी षड्यंत्र में शामिल होना, मतलब कि 2 या 2 से लोग बैठकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हमें ये एक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर एक तो कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर दी हुई षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण, और एक है सेक्शन 120A में। ठीक है, तो वहाँ पर एक्ट करना जरूरी नहीं है, जबकि यहाँ पर एक्ट किया जाना जरूरी है, वरना तो 107 का ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो उसके लिए एक्ट होना जरूरी है। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक लोग बैठकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि हमें ये एक्ट करना है, किसी को मारना है। ठीक है, आपस में एक दूसरे को भड़का रहे हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा एक्ट षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण तब तक नहीं होगा जब तक कि उन सब के द्वारा वो एक्ट न कर दिया जाए। ठीक, तो ये हो गया षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण। और नेक्स्ट है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। ये होता है किसी को भोजन, वस्त्र या कोई हथियार प्रदान करके सहायता करना। मान लीजिए कोई या तो कोई एक्ट करने जा रहा है, उसे आपने कोई क्या बोलते हैं उन्हें, वो देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए जा रहा है, ठीक है, और आप उसे औजार या फिर मतलब इस तरह के वेपन्स प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने काम को और अच्छे से कर सके, सुकर बना सके। ठीक, और या फिर कोई एक्ट करके आ गया है तो आप उसे अपने घर में छिपा रहे हो, ठीक है, उसे खाना दे रहे हो, भोजन, वस्त्र, ये सब चीज़ें दे रहे हो, तो ये एड द्वारा होता है। ठीक है, दुष्प्रेरण। ठीक, और उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण धारा 107 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए उकसाना। तो किसी अपराध के लिए उकसाना तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति से कोई अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मतलब किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना या भड़काना। ठीक है, तो मात्र सलाह दुष्प्रेरण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रॉब्लम पूछ ली जाती है, क्या मात्र सलाह देना दुष्प्रेरण है? तो सलाह देना दुष्प्रेरण की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे ए बी से कहता है मैं सी को मार डालना चाहता हूँ, इस पर बी कहता है कि जो चाहे सो करो और इसके परिणाम को भोगो। यह बी ने जो कुछ कहा मात्र सलाह है और यह दुष्प्रेरण के अपराध का गठन नहीं करता है। ठीक है, ए बी से कहता है कि मैं सी को मारना चाहता हूँ, तो सिंपली सिर्फ डिस्कशन हो रहा है इनके बीच में। तो बी कहता है कि जो तुम्हारा मन करे वो करो, ठीक है, और तुम जो करोगे उसका परिणाम खुद भोगोगे। तो यहाँ पर ये दुष्प्रेरण नहीं होगा। सलाह में यदि सक्रिय सुझाव दिया जाता है तो दुष्प्रेरण का अपराध गठित हो जाता है। यदि आपने एक्टिव जो अपना परामर्श दिया है, सलाह दी है, सुझाव दिया है, वो एक्टिव है, ठीक है, तो दुष्प्रेरण का अपराध होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए मकान मालिक है और बी इसका किराएदार है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। इसी बीच सी आकर कहता है कि किराएदार पीटने लायक होते हैं, ठीक है, तो उसने उसे और उकसा दिया।
ठीक है, मकान मालिक को कि किराएदार तो होते ही पीटने लायक है। तो सी आकर कहता है और ए बी को पीटना शुरू कर देता है उसके इतने कहते ही कि किराएदार तो पीटने लायक ही होते हैं, अभी तक तो झगड़ा ही हो रहा था, उसने पीटने की बात बोल दी, उसने पीटना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर इनका एक्टिव सुझाव हो गया है। ठीक, और यहाँ सी का सलाह सक्रिय सलाह के रूप धारण कर लेता है, अतः दुष्प्रेरण के अपराध का गठन हो गया। सी बी को चोट पहुँचाने हेतु दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है मौन स्वीकृति। यदि उसका प्रभाव उस अपराध की को उकसाने का है तो वह उस अपराध के दुष्प्रेरण की कोटि में आ सकेगा। ठीक, यदि आपने मौन स्वीकृति दिया मतलब चुप रह के भी मतलब आपसे किसी ने कुछ कहा और आप उस पर चुप रहे, उसने समझ लिया कि आपकी हाँ है, तो ये भी दुष्प्रेरण के अपराध की कोटि में आ सकेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्स एक स्त्री सती होने की तैयारी कर ली थी उसने, एक स्त्री है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो सती होना चाहती है और उसने तैयारी भी कर ली है। ए और बी उसके पीछे पीछे चिता तक गए। ठीक है, ए और बी भी उसके साथ साथ चिता तक जा रहे हैं, मतलब एक तरह से उसके दुष्प्रेरण का अपराध कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोकना चाहिए उन्हें, लेकिन नहीं, वो और उसके साथ साथ जा रहे हैं, एक तरह से उसे एड दे रहे हैं, सहायता पहुंचा रहे हैं। ठीक, और उसके पास खड़े होकर राम राम कहने लगते हैं, तो और ज़्यादा उकसा रहे हैं उसे सती होने के लिए। इस प्रकार ए और बी ने उस कार्य को करने में सक्रिय रूप से मौन रूप से स्वीकृति प्रदान की है। वैसे उन्होंने उसे ये नहीं कहा कि आप सती हो, लेकिन सहायता तो दे रहे हैं ना, तो ये मौन स्वीकृति होगी, स्वीकृति प्रदान की है और प्रोत्साहन भी किया है। इस पर एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मोहित पांडे का बात, बहुत पूछा जाता है, तो उसे याद रखना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्री के भी। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, 107 पर, और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो ए और बी दोनों को एक्स महिला के सती होने के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। तो क्वीन वर्सेस मोहित इंपॉर्टेंट केस है इसका। पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण नेक्स्ट है। तो पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का अपराध हो सकता है। मान लीजिए आपने अपनी किसी फ्रेंड को पत्र लिखा कि आप ये कार्य करो और उसने वह कार्य कर दिया, तो दुष्प्रेरण हो गया। इस पर केस है शिवदयाल 1984 का। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्धारण किया कि पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का अपराध तभी पूरा होगा जब पत्र दुष्प्रेरित व्यक्ति को मिल जाए और वह पत्र उसके ज्ञान में आ जाए। ठीक, यदि पत्र नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो यदि बीच रास्ते में वह खो जाए या पत्र नहीं मिलता है और दुष्प्रेरित व्यक्ति पढ़ता ही नहीं है, तो केवल दुष्प्रेरण के प्रयास का अपराध होगा। तो ये रैनफोर्ड 1874 के बाद में कहा था, सिर्फ दुष्प्रेरण के प्रयास ही माना जाएगा। निवेदन करना भी दुष्प्रेरण के अपराध का गठन करता है। ठीक है, तो किसी कार्य को करने के लिए किसी से निवेदन मात्र ही उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध का गठन करता है। मतलब किसी से हाथ जोड़ के विनती करना कि आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दो और वो कर देता है, तो ये दुष्प्रेरण होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लोक सेवक से रिश्वत देने की प्रस्तावना करता है। ठीक है, कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे ये काम कर दो, तो एक तरह से दुष्प्रेरण हो गया उकसाकर। तो यहाँ चाहे भले ही लोक सेवक ने रिश्वत लेना अस्वीकार कर दिया, मतलब बेशक लोक सेवक जो है वो मना कर देता है कि नहीं मैं रिश्वत नहीं लूँगा, फिर भी ए का कार्य उकसाने के माध्यम से दुष्प्रेरण माना जाएगा। लेकिन ए ने तो अपना उकसाने का कार्य दुष्प्रेरण किया है ना, तो यह दुष्प्रेरण माना जाएगा। जानबूझकर किया गया दुष्प्रेरण दुर्वृत्तेशन, वह व्यक्ति जो किसी बात को प्रकट करने के लिए आबद्ध है, मतलब कि वो बाउंड है कि यदि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वह उसे सामने रखे, लेकिन वह प्रकट नहीं करता है, छिपाता है, या उसका गलत रिप्रेजेंटेशन करता है, मिथ्या विपदेशन करता है, मतलब तोड़ मोड़ कर गलत तरीके से पेश करता है, तो वह दुष्प्रेरण करता है। परंतु कार्य दुष्प्रेरण के अंतर्गत तभी आएगा जब उकसाया गया कार्य अपराध है। ठीक है, कार्य यहाँ दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा जब तक कि उकसाया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक लोक सेवक, ठीक है, लोक ऑफिसर है, न्यायालय के वारंट द्वारा वाई को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है, मतलब उसे ऑथोराइज किया गया कि आप वाई को पकड़ें। ठीक है, और बी इस तथ्य को जानता है हुए और यह भी जानते हुए कि वाई सी वाई नहीं है, बी को मालूम है कि सी वाई नहीं है, फिर उसे जानबूझकर वो गलत सलाह देता है कि आप वाई को पकड़ें, और साक्ष्य ए से सी को पकड़वाता है। ठीक, जानते हुए कि सी वाई नहीं है, और यहाँ बी सी के पकड़े जाने के उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। तो किसने किया है यहाँ पर, तो बी सी के पकड़े जाने के उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। कौन, बी कर रहा है, जो कि ए को गलत सलाह दे रहा है कि आप सी को पकड़ें, जबकि वो जानता है कि सी वाई नहीं है। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण देखते हैं अब इसका सेकंड क्लोज। तो धारा 107 की उपधारा 2 यह बंद करती है कि कोई व्यक्ति
षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तब करता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह कलेक्ट हुए हों, एकत्र हुए हों, ठीक है, और वे किसी कार्य को करने के लिए एकत्र हों, ठीक, और ऐसा कार्य षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो। मतलब पहले तो इकट्ठे हुए हो और किस लिए इकट्ठे हुए हो, किसी कार्य को करने के लिए, और कार्य किसके, षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो। मतलब पहले षड्यंत्र किया गया, उस पर कॉन्स्पिरेसी की हो उन्होंने बैठकर, फिर उसके बाद एक्ट, और ऐसे षड्यंत्र के फलस्वरूप कोई कार्य लोप घटित हो जाए, मतलब एक्ट या फिर ओमिशन होना जरूरी है, वरना तो 107 के +2 में नहीं आएगा। धारा 107 के दूसरे खंड में उत्तरदायित्व का जन्म केवल इस बात पर नहीं होता कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई योजना बनाई थी, वरन यह भी आवश्यक है कि षड्यंत्र के अनुसरण में कार्यलोप किया जाए। ठीक, सिर्फ षड्यंत्र और रचना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर एक्ट या ओमिशन होना जरूरी है। अब है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। धारा 107 की उपधारा 3 तथा स्पष्टीकरण 2 सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के बारे में बंद करती है। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 कार्य करके, नंबर 2 लोप करके यानी बाय एक्ट और बाय ओमिशन, या फिर कार्य को आसान बनाकर किया जा सकता है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। कार्य करके, जब कोई व्यक्ति कार्य करके अपराध में सहायता पहुंचाता है तो उसे कार्य करके सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 व्यक्ति डकैती डालने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में ए मिलता है, तो वह भी डकैतों के साथ में डकैती डालने के लिए चल देता है, तो यहाँ ए का कार्य करके सहायता द्वारा दुष्प्रेरण की श्रेणी में माना जाएगा। अब देखते हैं अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण। जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने के लिए विधिक कर्तव्य होता है तो तब वह उस कार्य को करने के बजाय अवैध लोप करता है, तो वह धारा 107 की उपधारा 2 के अधीन अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक, मतलब बाउंड है किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा, लेकिन फिर भी नहीं करता है, तो क्या होगा, अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पुलिस कांस्टेबल जो यह जानता था कि व्यक्ति को संस्कृति करने के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, वहाँ से उठकर चला गया। ठीक है, उसे मालूम है कि उसे प्रताड़ित किया जाएगा संस्कृति करने के लिए, फिर भी वहाँ से उठ के चला गया, तो यह पुलिस ने अवैध लोप किया, जबकि उसे रोकना था उसे संस्कृति करने के लिए प्रताड़ित करने से। ठीक, ये उसकी ड्यूटी थी। नेक्स्ट, कार्य को आसान बनाकर। धारा 107 का एक्सप्लेनेशन 2 यह बंद करता है कि जो कोई व्यक्ति कोई कार्य किए जाने के पहले या किए जाने के समय कोई कार्य आसान बनाने के लिए कोई बात करता है और किसी कार्य को आसान बनाता है, तो ये कहा जाता है कि वह उस कार्य में सहायता करता है। ठीक, या तो कार्य किए जाने के पहले या किया जाने के समय उसे आसान बनाता है, तो वह कार्य को आसान बनाना कहलाता है। अपराध कार्य किए जाने में सहायता पहुंचाने का आशय होना आवश्यक है। यदि सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि वह सह कार्य को सहायता प्रदान कर रहा है, वह स्वतः एक अपराध है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह साक्ष्य उस कार्य को किए जाने में सहायता कर रहा है। यदि सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि वह सह कार्य को सहायता प्रदान कर रहा है, मतलब यदि उसे नॉलेज ही नहीं है तो वह नहीं माना जाएगा। ठीक, सिंपल बात है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए, बी तथा सी 3 मित्र हैं। ठीक है, ए, बी, सी 3 मित्र हैं। ए तथा बी में मतभेद हो जाता है, ए और बी आपस में लड़ने लग जाते हैं और ए बी को मार डालने का निश्चय कर लेता है। ए एक बहाने से सी के घर जाता है तथा सी को उत्प्रेरित करता है। यहाँ पर इंटेंशन तो मारने की किसकी थी, ए की थी बी को, लेकिन इसको उकसा किसको रहा है मारने के लिए, सी को। ठीक है, तो सी को प्रेरित करता है कि बी को अपने घर बुलाए, और सी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह बी को उसके घर आने पर मार डालेगा। उसे नहीं मालूम कि वो किस इंटेंशन से उसे बुला रहा है। ठीक है, बी सी के घर आता है और ए बी को मार डालता है, सी को नहीं मालूम था कि उसने किस लिए बुलाया, और वो फिर उसे वहाँ मार डालता है। तो यहाँ सी ने बी की हत्या को आसान बनाकर सहायता तो प्रदान की है, परंतु सी बी की हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं थी। ठीक, इस पर केस है जमुना सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में यह धारित किया कि सामान्य नियम है कि दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दुष्प्रेरित कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में पूर्णतः लागू होता है, किंतु यदि दुष्प्रेरण का अपराध आश्रित सहायता द्वारा किया गया हो, तो जिस अपराध को करने के लिए ऐसी सहायता दी गई थी उस अपराध का किया जाना आवश्यक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मकान मालिक और नौकर के बीच झगड़ा
जाता है। मकान जो मालिक है नौकर को पीट देता है। अगले दिन नौकर दरवाजा और खिड़की इसलिए खुला छोड़ देता है कि चोर घर में घुस जाएं और सामान चुरा कर चले जाएं। यहाँ नौकर कार्य को आसान बनाकर सहायता द्वारा दुष्प्रेरक के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आश्रित अपराध घटित नहीं हुआ है। ठीक, मतलब उसने चाहा तो था लेकिन उसने वो एक्ट हुआ नहीं, तो यहाँ पर ये दुष्प्रेरक नहीं माना जाएगा। अब दुष्प्रेरक कौन है, इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, धारा 108 में। ठीक है, दुष्प्रेरक तो हमने देख लिया क्या होता है। अब दुष्प्रेरक कौन होगा, तो आईपीसी की धारा 108 दुष्प्रेरक को परिभाषित करती है। दुष्प्रेरक को तो 108 के अनुसार दुष्प्रेरक वे व्यक्ति हैं जो किसी अपराध से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली संबंधित है, ना कि डायरेक्टली। और दुष्प्रेरक वे व्यक्ति है जो किसी अपराध को से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, और ये ऐसे अपराधी हैं जो अपराध करने के पहले अथवा अपराध करते समय अपराधी को सलाह देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं तथा सहायता करते हैं। ठीक है, और अतः अपराध के पूरा हो जाने के बाद अपराधी को सहायता देने वाला उस अपराध के दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता। ये कहता है सेक्शन 107 का एक्सप्लेनेशन 2। ठीक है, अपराध के पूरा हो जाने के बाद अपराधी को जो सहायता देता है उस अपराध के दुष्प्रेरक के रूप में दंडित उसे नहीं किया जा सकता है। दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी कोई व्यक्ति तभी होगा जब उसने किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो, या दुष्प्रेरण का अपराध निर्दोष व्यक्ति के माध्यम से भी किया जा सकता है। ऐसा निर्दोष माध्यम कोई शिशु, चित्तविकृत व्यक्ति या मध्य व्यक्ति हो सकता है। यद्यपि ये लोग अपराध करने के योग्य नहीं हैं, तथापि इनके माध्यम से अपराध करने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय होगा। इसका 108 में एक्सप्लेनेशन दिए गए। 5 एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्पष्टीकरण है, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा। ठीक है, तो जो अवैध लोप है, ठीक है, इलीगल ओमिट है, वो भी अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। तो पहला जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, अवैध लोप का दुष्प्रेरण भी अपराध की कोटि में आ सकेगा। और नेक्स्ट है, इसका उदाहरण है, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने किसी पुलिस अधिकारी को उस स्थान में से हर जगह जाने के लिए उकसाया जहां संज्ञेय अपराध होने वाला है, और उस अपराध का निवारण करना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। यहाँ पुलिस अधिकारी अवैध लोप का दोषी है जो उसकी अनुपस्थिति में हुआ है। यदि वह उसे वहां जाना था और वह नहीं गया, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी अब इस अपराध का दोषी है। प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य नहीं था। ठीक है, पुलिस का कर्तव्य था वो जाए, प्राइवेट व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, तो यद्यपि वह पुलिस अधिकारी को अवैध लोप कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, कौन, प्राइवेट व्यक्ति, और यद्यपि वह उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध नहीं था, जिसका करना उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य था। ठीक, 108 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए। मतलब ये है कि किसी न किसी को उकसा दिया, इतना ही काफ़ी है। जैसा कि हम पिछले लास्ट देख भी चुके हैं पीछे, तो खाली उकसा देना ही काफ़ी है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जाकर आपके कहने से कार्य कर दे, आपने तो दुष्प्रेरण का अपराध कारित कर ही दिया है। तो ए बी को सी की हत्या कारित करने के लिए उकसाता है, बी हत्या करने से इनकार कर देता है। यहाँ बी के इनकार करने के बावजूद भी ए हत्या करने के लिए बी को दुष्प्रेरित करने का दोषी होगा। बेशक बी ने मना कर दिया, लेकिन ए दुष्प्रेरण का दोषी होगा यद्यपि उसके द्वारा दुष्प्रेरित कार्य बी द्वारा नहीं किया गया हो। इसका दृष्टांत बी है, ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी ऐसे उकसाहट के अनुसरण में सी को चाकू गोप देता है, सी का घाव अच्छा हो जाता है। यहाँ यद्यपि ए के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपेक्षित प्रभाव अर्थात सी की हत्या कारित नहीं हुई, फिर भी ए हत्या करने के लिए बी को उकसाने का दोषी माना जाएगा। बेशक उसकी हत्या नहीं हुई हो, लेकिन इंटेंशन तो थी ना। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है, दुष्प्रेरण का अपराध निर्दोष माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए समर्थ हो। ठीक है, तो निर्दोष व्यक्ति के माध्यम से भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वह उसे अपराध को करने के लिए सक्षम हो, या उसका वही दूषित आश्रय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आश्रय ज्ञान हो। मतलब ये कि जैसे कि हम पिछले लास्ट वीडियो में पीछे देख चुके हैं कि ए बी के घर जाता है और उसे कहता है, और सी के घर जाता है कि वह बी को बुलाए। एक इंटेंशन थी बी को मारने की वहाँ बुलाकर, जबकि सी को इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि वो उसे किस लिए बुला रहा है, और ए बी के वहाँ आने पर बी को मार डालता है। तो यहाँ पर सी की तो कोई इंटेंशन नहीं थी ना बी को मारने की, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे व्यक्ति का वही आश्रय ज्ञान हो। ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 3। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ए बी को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए उकसाता है। बी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति
या जो कुछ वह कर रहा है, ठीक, वह दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल जानने में असमर्थ होने के कारण ए के उकसाने के परिणाम स्वरूप, ठीक है, वो चित्त विकृति है, उसे नहीं मालूम और ए उसे उकसाता है, उसके परिणाम स्वरूप उस गृह में वह आग लगा देता है। तो बी ने कोई अपराध नहीं किया है, किंतु ए निवास गृह में आग लगाने के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। 108 का एक्सप्लेनेशन 4 कहता है, चूंकि अपराध का दुष्प्रेरण स्वयं एक अपराध है, ठीक है, तो ये अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस है, सब्सटेंटिव ऑफेंस है, जैसे हम देख चुके हैं। तो दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। मान लीजिए मैंने किसी को उकसाया, ठीक, अपनी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को उकसाया, तो ये क्या हो गया, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, ये भी अपराध होगा। तो इसका एक दृष्टांत है, ए बी को डी की हत्या करने के लिए उकसाता है। ए ने किसको उकसाया, डी को, किसकी, बी की हत्या करने के लिए। ए ने बी को उकसाया डी की हत्या करने के लिए। फिर बी ने क्या किया, बी ने फिर आगे सी को उकसा दिया कि वह डी की हत्या करे। तो यहाँ पर 3 लोगों ने एक दूसरे को उकसाया डी की हत्या करने के लिए। बी के उकसाने के परिणाम स्वरूप सी डी की हत्या कर देता है और बी अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है, और ए ने उस अपराध को करने के लिए बी को उकसाया, इसलिए ए भी उसी दंड से दंडनीय होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन 5 है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक अपराधकर्ता के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में अपराध किया जाता है, ठीक है। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि वो साथ बैठकर योजना बनाए, इस षड्यंत्र में शामिल हो जाना ही काफ़ी है, ठीक। इसका दृष्टांत है, ए बी सी को विष देने की योजना बनाते हैं और यह सहमति हो जाती है एक कि विष देगा, ए विष देगा। बी उस योजना को डी को समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति उस विष देगा, किंतु ए का नाम नहीं लेता है। डी विष लाने के लिए सहमत हो जाता है और विष लाकर बी को दे देता है। ए विष देता है, परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि ए और डी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, तो भी डी उस षड्यंत्र में शामिल रहा जिसके फल अनुसरण में सी की मृत्यु हुई। तो इसलिए डी ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के दंड से दंडनीय है। तो हमने यहाँ पर 5 एक्सप्लेनेशन देखे। पहला था कि अवैध लोप का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा, ठीक है। दूसरा हमने देखा जरूरी नहीं है कि एक्ट किया जाए। तीसरे में कहा कि जरूरी नहीं है कि उसकी भी सेम इंटेंशन हो जिससे उकसाया गया है, ठीक। और हमने 4 में देखा कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। 5 में देखा जरूरी नहीं है कि वह योजना बनाए, ठीक है। तो ये इसके 5 एक्सप्लेनेशन हो गए। अब इसका हम देखते हैं धारा 111 क्या कह रहा है। तो धारा 111 दुष्प्रेरण का दायित्व बताता है। जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया हो और उससे भिन्न कार्य किया गया हो तो दुष्प्रेरण का क्या दायित्व होगा। जबकि किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है तो दुष्प्रेरक उस भिन्न कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। ये खंड बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें पनिशमेंट के बारे में दिया गया है। कन्फ्यूजन हमें कहाँ होता है, पनिशमेंट में होता है कि अगर ये कार्य किया गया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, ठीक। परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उकसाहट के असर के अधीन यह उस सहायता से उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। तो धारा 111 को लागू होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की संतुष्टि जरूरी है। तो पहले तो दुष्प्रेरक द्वारा किसी कृत्य का दुष्प्रेरण किया गया हो, ठीक है, और दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरित कृत्य से भिन्न कोई कार्य किया हो, ठीक है। यहाँ पर एक्ट अलग किया गया है, ठीक है। किसी एक कार्य करने के लिए किया उकसाया गया लेकिन उसने डिफरेंट एक्ट किया है और कार्य किया गया कृत्य, ठीक है, दुष्प्रेरण का संभाव्य परिणाम था। जो कार्य किया गया तो वो एक तरह से उसका परिणाम था। मान लीजिए यदि उसने जिस कार्य के लिए उसे उकसाया है तो पता चल रहा है कि उसके परिणाम में दूसरा एक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और दुष्प्रेरण गठित करने वाले अपराध उकसाने या सहायता या षड्यंत्र के प्रभाव में कारित किया गया हो, ठीक है। दुष्प्रेरण गठित करने वाले अपराध उकसाने, सहायता या दुष्प्रेरण के प्रभाव से कायद किया गया हो। तो मान लीजिए किसी ने ए ने बी से कहा कि तुम सी के घर में आग लगाया हो। अब वह जानता था कि जब आग लगेगी तो जो घर में है वो जलेंगे ही, तो एक तरह से ये उसका संभाव्य परिणाम था। उपरोक्त अपेक्षाओं के संतुष्ट हो जाने पर दुष्प्रेरक किए गए कृत्य के लिए उसी ढंग से या उसी सीमा तक उत्तरदायी होगा मानो उस भिन्न कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण किया गया था, ठीक। ए बी को उकसाता है कि सी के निवास गृह में लूट कायद करने के लिए मध्यरात्रि में गृहवेदन करे। इस प्रयोजन से बी को हथियार भी देता है। बी सी के गृह में गृहवेदन करता है और सी का नौकर गृहवेदन का विरोध करता है। बी सी के नौकर की हत्या कर देता है। यहाँ दुष्प्रेरक भिन्न अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि हत्या का अपराध लूट की अपराध का ही अधिसंभाव्य परिणाम है।
ठीक। इसका दृष्टांत भी कहता है, ए बी को उकसाता है कि वह सी के घर में आग लगाते। बी उकसाहट के अनुसरण में सी के घर में आग लगा देता है तथा साथ ही साथ सी की संपत्ति की चोरी भी करता है। यहाँ ए अग्निद्वार सृष्टि के दुष्प्रेरण का दोषी होगा, परंतु ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं होगा, क्योंकि चोरी एक भिन्न कृत्य है और सृष्टि के अपराध का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं है। ठीक। 109 इसका सेक्शन है, दुष्प्रेरण के अपराध का दंड क्या होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध घटित हो जाता है, मतलब जैसा दुष्प्रेरक ने चाहा उसी के अकॉर्डिंग अपराध हो जाता है, तो दुष्प्रेरक को वही दंड दिया जाएगा जो मुख्य अपराधी को दिया जाएगा। ठीक। तो इसके समस्या है, इस पर कुछ समस्यात्मक प्रश्न। ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। निम्नलिखित मामलों में ए का दायित्व नियत कीजिए। तो ए ने बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाया, जबकि बी उकसावे में आकर सी को मार डालता है, और जबकि बी उकसावे में आकर सी को साधारण उपहत्या कर देता है। या फिर जबकि ऑप्शन नंबर सी है, जबकि बी उकसावे में नहीं आता है तथा सी की मृत्यु कायद करने से या कोई अन्य अपहानी कायद करने से मना कर देता। तो इसका आंसर उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में एक दायित्व सी की हत्या करने के दुष्प्रेरण का होगा, लेकिन दंड का प्रावधान अलग अलग होगा। ठीक। दुष्प्रेरण का दंड। दुष्प्रेरण के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित अपराध किया जाए, परंतु यदि दुष्प्रेरित अपराध कर दिया जाता है तब दुष्प्रेरक को मुख्य अपराधी के बराबर दंड मिलेगा। मतलब जो यदि उसने मर्डर का दुष्प्रेरण किया तो उसे 302 के तहत ही उसे सजा मिलेगी। यदि दुष्प्रेरण का अपराध नहीं किया जाता है तो दुष्प्रेरक को धारा 115 व 116 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो 115 116 क्या है, इसे भी देखते हैं विस्तार से। तो 115 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पहले संतुष्टि आवश्यक है। सबसे पहले अभियुक्त द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंड किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया हो। ठीक है। तो 115 के लिए कौन सा होना चाहिए अपराध, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित अपराध कारित नहीं हुआ हो। ठीक है। दुष्प्रेरण जो है वो हुआ ही न हो, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के संबंध में संहिता में कोई उपबंध भी न हो कि इसके लिए क्या दंड होना चाहिए। और दुष्प्रेरक 7 वर्ष तक के कारावास तथा अर्थदंड से दोनों से भी दंडित किया गया हो। यदि वह कृत्य जिसके लिए दुष्प्रेरक दायी है उसे किसी व्यक्ति को कोई उपहत्या कारित होती है तो कारावास कितने का हो, अधिकतम 14 वर्ष तक का हो। तो अब इस पर प्रॉब्लम है, ए बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है। निम्नलिखित मामलों में ए का दायित्व निर्धारित कीजिए। तो जबकि बी उकसावे में आकर सी को मार डालता है, जबकि बी उकसावे में आकर सी को साधारण उपहत्या करता है, या फिर उकसावे में आकर सी की मृत्यु कायद करने या अन्य कोई अपहानी करने से इनकार कर देता है, तो तीनों परिस्थिति में ए सी की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा तथा तीनों मामलों में ए को निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाएगा। सफल दुष्प्रेरण के मामले में दुष्प्रेरण को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो मुख्य अपराधी को किया जाता। मान लीजिए उसने डायरेक्ट अपराध किया होता तो उसी के लिए होता। अतः पहले मामले में ए दुष्प्रेरक को मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है। कौन सा था पहला, उकसावे में आकर सी को मार डालना। और जहाँ दुष्प्रेरक ने ऐसे अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और वह अपराध गठित नहीं होता है, तो दुष्प्रेरक को धारा 115 के सेकंड खंड के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी तथा अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाएगा। तीसरे मामले में जहां दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध गठित नहीं होता है, अर्थात बी सी की हत्या करने से मना कर देता है, वहाँ ए को धारा 115 के प्रथम खंड के अंतर्गत 7 वर्ष के किसी भी कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। मतलब कोई अपराध नहीं हुआ है तो क्या होगा, 7 वर्ष तक के। ठीक। और यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाता है तो 115 के द्वितीय खंड के अंतर्गत वो कितने का होगा, 14 वर्ष तक के कारावास से। धारा 116 आईपीसी की धारा 116 वहाँ लागू होती है जहाँ दुष्प्रेरक ने कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया हो। ठीक है। तो इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले दुष्प्रेरक द्वारा कारावास से दंडनीय कोई अपराध का दुष्प्रेरण किया हो और दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध गठित ही न हुआ हो। ठीक है। दुष्प्रेरण तो किया है लेकिन अपराध हुआ नहीं, और दुष्प्रेरक ने ऐसे दुष्प्रेरण के संबंध में दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान भी न हो। ठीक है। दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो दुष्प्रेरक ने जिस अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया है उस अपराध के लिए जितना अधिकतम दंड का प्रावधान है उसके 1/4 कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि दुष्प्रेरक लोक सेवक है जिसका कार्य अपराध का निवारण करना है तो ऐसे दुष्प्रेरक
को उस अपराध के अधिकतम दंड के आधे कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप आगे भी इस तरह की टॉपिक चाहते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आएँ आपके लिए मीन्स की, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।